नमस्कार दोस्तों। एडम ग्रैंट की बुक थिंक अगेन एक ऐसी गाइड है जो हमें आज की बदलती दुनिया में सबसे ज़रूरी स्किल सिखाती है, रीथिंकिंग। हम अक्सर अपनी पुरानी नॉलेज और बिलीफ को लेकर बहुत ज़िद्दी होते हैं, लेकिन ग्रैंट का मानना है कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ सीखने में नहीं, बल्कि पुरानी बातों को भूलने और नए नज़रिए से सोचने में है। ये बुक हमें अपने दिमाग को एक साइंटिस्ट की तरह चलाने के लिए मोटिवेट करती है, जहाँ हम हर बिलीफ को एक एक्सपेरिमेंट मानते हैं। इसका मेन गोल हमारी ईगो को साइड करके सच्चाई और ग्रोथ तक पहुंचना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर। हम अक्सर सोचते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है नए फैक्ट्स को याद करना या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन एडम ग्रैंट कहते हैं कि असली इंटेलिजेंस अनलर्निंग और रीथिंकिंग में है। पार्ट 1 में ग्रैंट बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी नॉलेज बन जाती है जब हम उससे चिपक कर बैठ जाते हैं। ग्रैंट हमें 3 ऐसे रोल्स के बारे में बताते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं: द प्रीचर, द प्रोसिक्यूटर और द पॉलिटिशियन। जब हम प्रीचर मोड में होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे बिलीव्स ही सच्ची रियलिटी है। हम दूसरों को उपदेश देते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं। जब हम प्रोसिक्यूटर मोड में होते हैं तब हम दूसरों की आर्ग्यूमेंट्स में फ्लॉज निकालते हैं और उन्हें गलत साबित करने के लिए वकील की तरह अटैक करते हैं। और जब हम पॉलिटिशियन मोड में होते हैं तो हम सिर्फ उन लोगों की बातों से एग्री करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनसे हमें वैलिडेशन चाहिए होती है। इन तीनों मोड्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है: हम सच्चाई नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ग्रैंट देते हैं। साइंटिस्ट मोड में रहकर एक साइंटिस्ट का गोल ये नहीं होता कि उसका हाइपोथेसिस सही निकले, उसका गोल ये होता है कि डेटा क्या कह रहा है। अगर कोई नया इक्विपमेंट या नया एविडेंस आता है जो पुरानी थ्योरी को गलत प्रूव करता है तो साइंटिस्ट खुश होता है, क्योंकि वो सच्चाई के एक कदम और करीब पहुंच गया है। ग्रैंट कहते हैं कि हमें अपनी बिलीफ्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं कहूँ मैं एक एक्स आइडियोलॉजी का बंदा हूँ तो मैं कभी चेंज नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा ये व्यू है जो नए फैक्ट्स आने पर बदल सकता है, तो मैं ग्रो करूंगा। यहाँ एक और बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अक्सर जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होता है, जिसे ग्रैंड माउंट स्टूपिड कहते हैं। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। असली एक्सपर्ट वो होता है जो ये जानता है कि उसे कितना कुछ नहीं पता। इसे ग्रैंड कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी कहते हैं। कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी का मतलब है आपको अपनी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप गलती कर सकते हैं। ये रीथिंकिंग साइकिल को स्टार्ट करता है। हम हम्बल होते हैं तो हम डाउट करते हैं, डाउट करते हैं तो हम क्यूरियोसिटी से सर्च करते हैं, और सर्च करते हैं तो हम सीखते हैं। इसके अपोजिट ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल होता है, जो हमें हमेशा अंधेरे में रखता है। ग्रैंट का कहना है कि बीइंग रॉन्ग एक बुरी बात नहीं है। जब हमें पता चलता है कि हम गलत थे तो इसका मतलब है कि हम पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ग्रैंट एक एग्जाम्पल देते हैं ब्लैकबेरी के फाउंडर माइक लैज़ारिडिस का। वो एक जीनियस थे, लेकिन जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तब माइक ने रीथिंक नहीं किया। वो अपने कीबोर्ड वाले डिज़ाइन से चिपके रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग टच स्क्रीन पसंद नहीं करेंगे। उनके प्रीचर और प्रोसिक्यूटर मोड इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने बदलती हुई मार्केट को देखने से इनकार कर दिया, और नतीजा हम सब जानते हैं। पार्ट 1 का मेन फोकस यही है, हमें अपनी थिंकिंग को एक प्रोसेस की तरह लेना चाहिए, ना कि एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन की तरह। हमारा दिमाग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जिसे कंस्टेंट अपडेट की ज़रूरत होती है। अगर हम पुराने सॉफ्टवेयर पर ही चलते रहेंगे तो हम आज की बदलती हुई दुनिया में ऑब्सोलीट हो जाएंगे। इसलिए रीथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो हमें रियलिटी से कनेक्ट करती है। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके विचार हमसे बिल्कुल अलग हैं, तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है प्रीचर या प्रोसिक्यूटर मोड में आना। हम उन्हें फैक्ट्स की बाढ़ से डुबो देते हैं, ये सोचकर कि अगर मैं 10 रीज़न दूंगा तो वो मान जाएंगे। लेकिन ग्रैंट कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बैकफायर करती है। इससे रिफ्लेक्सिव डिफेंसिवनेस पैदा होती है। सामने वाला अपने व्यूज़ को और ज़ोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं। ग्रैंड आर्गुमेंट को एक वॉर की तरह नहीं, बल्कि एक डांस की तरह देखते हैं। एक जंग में एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन डांस में दोनों को एक दूसरे के स्टेप्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट, कॉमन ग्राउंड। सबसे पहले उन बातों को पहचानिए जहां आप दोनों एग्री करते हैं। जब आप कहते हैं मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, तो सामने वाला अपना ग्राउंड नीचे कर लेता है। सेकंड, फ्यूअर आर्ग्यूमेंट्स आर बेटर। ग्रैंड ने रिसर्च में पाया है कि जो लोग एक्सपर्ट नेगोशिएटर होते हैं
वो बहुत सारे पॉइंट्स नहीं रखते, वो सिर्फ एक या दो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यूज़ करते हैं। अगर आप 10 पॉइंट्स देंगे और उनमें से 2 कमज़ोर निकले, तो सामने वाला उन 2 कमज़ोर पॉइंट्स को पकड़कर आपकी पूरी बात को खारिज कर देगा। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ये इस पार्ट का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। ग्रैंड कहते हैं कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम बस उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो खुद को बदल सके। इसके लिए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। वाई वर्सेस हाउ। अगर आप किसी से पूछेंगे आप इस पॉलिसी को सपोर्ट क्यों करते हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये पॉलिसी एक्चुअली कैसे काम करेगी, तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है। जब आप जब लोग खुद को एक्सप्लेन करने में लड़खड़ाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रीथिंक करना शुरू कर देते हैं। लिसन मोर, एक साइंटिस्ट की तरह दूसरे की बात सुनिए। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वो कम डिफेंसिव होते हैं और नए आइडियाज के लिए ओपन होते हैं। हम अक्सर हर डिबेट को ए वर्सेस बी या राइट वर्सेस रॉन्ग बना देते हैं। ग्रैंड इसे बाइनरी बायस कहते हैं। इंटरपर्सनल रीथिंकिंग तब होती है जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हमें सामने वाले को ये दिखाना चाहिए कि सच्चाई सिर्फ दो पहलुओं में नहीं, बल्कि उनके बीच के ग्रे एरिया में छुपी है। जब हम शेड्स ऑफ ग्रे की बात करते हैं, तो लोग ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं। ग्रैंड एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, एक अच्छी आर्गुमेंट का गोल जीतना नहीं, बल्कि सीखना होना चाहिए। अगर आप किसी डिबेट के बाद ये कहें, वाओ, मैंने आपकी बात से ये नया पॉइंट सीखा, तो आप कमज़ोर नहीं लगते, बल्कि आप एक हाई लेवल थिंकर लगते हैं जो सच्चाई की कदर करता है। दूसरों को बदलने का रास्ता उन्हें नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देना है जहां वो बिना शर्म के अपनी गलती मान सके। आपका काम उनके दिमाग में एक डाउट का बीज बोना है, न कि उन पर अपना विचार थोपना। अब तक हमने बात की खुद को बदलने और एक दूसरे से बात करने की, लेकिन पार्ट 3 में एडम ग्रैंट कलेक्टिव ब्रेन की बात करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मुद्दा राइट वर्सेस लेफ्ट या ट्रू वर्सेस फॉल्स में बनता गया है। इसे ग्रैंट बाइनरी बायस कहते हैं। फर्स्ट, डीपोलराइजिंग द वर्ल्ड, दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। ग्रैंट कहते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हमें हर चीज को दो टुकड़ों में दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी ग्रे होती है। कलेक्टिव रीथिंकिंग तब शुरू होती है जब हम कॉम्प्लेक्सिफिकेशन का सहारा लेते हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज या किसी पॉलिटिकल इशू पर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ दो साइड्स दिखाने के बजाय हमें उसके 5 से 6 अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाने चाहिए। जब लोग देखते हैं कि मुद्दा कॉम्प्लेक्स है, तो वो प्रीचर या प्रोसिक्यूटर बनना बंद कर देते हैं और ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर लोग अक्सर तभी एग्री करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला सारा न्यूसेंस को समझ रहा है। सेकंड, रीथिंकिंग इन स्कूल्स, बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाना। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर करेक्ट आंसर पर फोकस करता है, जो कि गलत है। ग्रैंट कहते हैं कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि नॉलेज इज इवॉल्विंग। स्कूल्स में पुरानी टेक्स्ट बुक की गलतियां निकालने का असाइनमेंट देना चाहिए। जब बच्चे सीखते हैं आज जो सच है वो कल बदल सकता है, तो उनका दिमाग साइंटिस्ट मोड में डेवलप होता है। वो सवाल पूछने से नहीं डरते। थर्ड, रीथिंकिंग एट वर्क, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। किसी भी कंपनी या ग्रुप की सबसे बड़ी दुश्मन होती है नॉलेज सिलॉस और डर। ग्रांट दो तरह के कल्चर्स की बात करते हैं। फर्स्ट, परफॉर्मेंस कल्चर, जहाँ सिर्फ रिजल्ट्स मायने रखते हैं और गलती करने पर सजा मिलती है। यहाँ लोग रीथिंक नहीं करते क्योंकि वो अपनी गलतियाँ छुपाना चाहते हैं। सेकंड, लर्निंग कल्चर, जहाँ साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है। इसका मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस को बोल सके, सर मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं, बिना किसी डर के। ग्रांट नासा के एग्जाम्पल्स देते हैं। नासा के डिजास्टर्स जैसे कोलंबिया शटल इसलिए हुए क्योंकि नीचे के इंजीनियर्स को डर लगता था ऊपर वालों को चैलेंज करने में। जब रीथिंकिंग कल्चर नहीं होती तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। ग्रैंट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक धोखा है। जब हम किसी चीज़ को बेस्ट कह देते हैं, तो हम रीथिंक करना बंद कर देते हैं। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस की बजाय बेटर प्रैक्टिसेस की तलाश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम हमेशा स्कोप रखते हैं कि कल हम इससे भी बेहतर तरीका ढूंढ लेंगे। कलेक्टिव रीथिंकिंग तब होती है जब हम अपने आइडेंटिटी को अपने आइडियाज से अलग कर लेते हैं। जब एक ग्रुप या सोसाइटी ये मानने लगती है कि हमने अभी तक सब कुछ नहीं सीखा है, तभी असली इनोवेशंस और प्रोग्रेस होती है। ग्रैंट का फाइनल मैसेज यही है कि हमें अपनी पुरानी स्किन्स, पुराने विचार को सांप की तरह छोड़ते रहना चाहिए ताकि नया दिमाग ग्रो कर सके। थिंक अगेन का अंत हमें एक बहुत ही गहरा लेसन देता है। हमारी आइडेंटिटी हमारे बिलीव्स पर नहीं, बल्कि हमारी वैल्यूज पर होनी चाहिए। अगर आप अपने विचारों को ही अपनी पहचान बना लेंगे,
तो उन्हें बदलना मौत जैसा लगेगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू क्यूरियोसिटी या लर्निंग है तो नया सच जानकर आपको खुशी होगी, दुख नहीं। एडम ग्रांट कंक्लूड करते हैं कि राइट होने का मज़ा तभी है जब आप रॉन्ग होने की हिम्मत रखते हो। वो हमें पुराने बेस्ट प्रैक्टिसेस के पिंजरे से निकालकर बेटर प्रैक्टिसेस की तलाश करने को कहते हैं। लाइफ कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट इवोल्यूशन है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी स्किन उतार देता है ताकि वो ग्रो कर सके, वैसे ही हमें भी अपने पुराने और बेअसर आइडियाज़ को वक्त पर वक्त छोड़ना चाहिए। आखिर में ग्रांट हमें याद दिलाते हैं कि रीथिंकिंग एक वीकनेस नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। ये हमें एरोगेंस से बचाती है और ह्यूमिलिटी देती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तभी असली सीखने का रास्ता खुलता है। तो अगली बार जब भी कोई आपकी बात को चैलेंज करे, तो गुस्सा होने के बजाय एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। धन्यवाद।